18 रैलियां और कितने कार्यक्रम उन्होंने किए, बावजूद क्या रिजल्ट हुआ? यह बताता है, दर्शाता है कि अब झूठ के बल पर, जुमले के बल पर आप जो है देश को बहका नहीं सकते। आप पेड मीडिया के बल पे, सोशल मीडिया के बल पे लोगों को बहका नहीं सकते, और जनता के मुद्दों को यदि आप एड्रेस नहीं करेंगे तो सत्ता में आप आ नहीं सकते। यही राजनीति जो है ये तो अब सकारात्मक राजनीति की तरफ देश बढ़ रही है। लोकतंत्र तो बहाल हो गया कर्नाटक के अंदर ना, ईवीएम भी सही हो गई, इलेक्शन कमीशन भी सही हो गया, ये तो सब कुछ सही हो गया। आपने अपनी 1 मिनट बात को रखा। एक सेकंड अमीश भाई, आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग किस तरह मुखदर्शक बना रहा, बावजूद उन सभी मुद्दों पर जब प्रधानमंत्री जी सरेआम जिस तरह से उल्लंघन कर रहे थे, उनके विधायक और मंत्री उनके उल्लंघन कर रहे थे चुनाव आयोग का के नियमों का, और हम लोग जो चुनाव आयोग से बार बार आग्रह कर रहे थे, इसका मतलब कमजोर चुनाव आयोग है। हमने ईवीएम हर सेंटर पर जाकर के रात रात अपने कार्यकर्ताओं के साथ। अरे आपको कैसी बात करें, आप कह रहे हैं ईवीएम के हर सेंटर पे आप खड़े थे तब आप जीत गए। आप हिम्मत कीजिए, ऐसा नहीं होता। हिमाचल के अंदर आप चुनाव जीत कर आए। लेट्स बी प्रैक्टिकल ना। अच्छा, जीत जो है अगर आप जीत हुई है तो हम्बल होता है। आप कह रहे हैं कि हम हर सेंटर पे खड़े रहे, आपको लग रहा है सीआरपीएफ वहां पे कुछ नहीं कर रही थी, वहां पे इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा था, आप हर सेंटर पे खड़े रहे तो आप चुनाव जीत गए। क्यों? आप एक बात बताइए, आप गुजरात में हर सेंटर में नहीं खड़े थे, चुनाव हारे ना आप वहां पर, हर सेंटर में नहीं खड़े थे गुजरात के अंदर। क्या नहीं लॉजिक, लेट्स टॉक लॉजिकल, मतलब इलॉजिकल होने की भी एक लिमिट होती है, उसको तो तय कर ले कम से कम। एक सेकंड में प्रेम शुक्ला का रुक करता हूं। प्रेम शुक्ला, एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट सर। ओके प्रेम शुक्ला, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू टुनाइट इज, आपको मैं वक्त दूंगा आगे, आपको मैं वक्त दूंगा आगे। प्रेम शुक्ला, मेरा सीधा सवाल है और स्पष्ट सवाल है। देखिए, विपक्ष को लग रहा है कि उनके हाथ में लड्डू लग गया है और बीजेपी को रोका जा सकता है। बीजेपी को रोका नहीं जा सकता। पिछले 30-35 साल में कर्नाटक में किसी पार्टी ने ऐसी हार नहीं देखी है जो आज भारतीय जनता पार्टी ने देखी है, और सीधी लड़ाई में बीजेपी एक बुरी हार लेकर आई है। अगर उनमें उत्साह है तो क्या आपको लगता नहीं है आपके लिए घबराने का विषय है? देखिए, निश्चित तौर पर जय और पराजय का विश्लेषण होता ही है, और जय पर जो है लोगों को जो है जयकारा करने का अवसर मिलता है, और पराजय पर जो है आत्मावलोकन करने का अवसर होता है। भारतीय जनता पार्टी 2013 के चुनाव में सिर्फ 20% वोट पाई थी, और हम ऐसा लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई। वर्ष भर बाद जो है चुनाव हुए, लोकसभा के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए, और हमारी 45% जो है वहाँ वोट मिला, और हम लगभग 18 सीटें जीतने में वहाँ कामयाब हुए थे। पिछली बार आपको ध्यान होगा 103 सीटें हम जीतने में कामयाब हुए थे। जितना आज हमको मत प्रतिशत मिला, लगभग उतना ही मत प्रतिशत जो है 2018 में भी था। लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव हुए 51% हमको वोट मिला, और हम 25 सीटें जीतने में कामयाब हुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है। ये सामने आपके प्रमाण है। इसमें से मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं जिसको आप जो है जिसकी पुष्टि करने के लिए आपको विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता पड़े। लेकिन मेरा काउंटर पॉइंट है, देखिए आपको सफलता मिली है जी। मेरा काउंटर पॉइंट प्रेम शुक्ला जी ये है आपके साथ, आप कह रहे हैं कि आपका मत प्रतिशत बढ़ा, लेकिन कांग्रेस का मत प्रतिशत बहुत बड़ा है, मतलब वो 40% से ज्यादा है। बहुत मतलब उनका मत प्रतिशत जो है उसमें एक लैंडस्लाइड ग्रोथ देखने को मिली है। आप खुश हो रहे हैं, ये तो वही मॉरल जीत हो गई जैसा कांग्रेस अपनी मॉरल विक्ट्री करती थी कई राज्यों के अंदर। देखिए, ऐसा नहीं है, हमारा मत प्रतिशत तो है वो आधा % बढ़ गया है। तो मतलब नहीं प्रेम शुक्ला, या तो आप अपने आधे मत प्रतिशत बढ़ने पे लड्डू खा लीजिए, या ये स्वीकार करिए कि स्थिति आपकी खराब हुई है। पिछले मेरा जो आंकड़ा कह रहा है, पिछले 30-35 साल में किसी पार्टी ने ऐसी हार नहीं देखी है जो इस बार आपकी पार्टी ने देखी है। सवाल खड़े होते हैं बड़े। मैंने पता 2013 के चुनाव देख लीजिए, हम इससे ज्यादा बुरी तरह हारे थे। 20% सिर्फ हमारा वोट रह गया था। ये सही है कि हमको जब हम पराजित होते तो हमारे लिए आत्मावलोकन का अवसर है, लेकिन पराजय के बाद हमको धूल से खड़े होकर फिर अपनों फीनिक्स पक्षी की तरह जो है हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करके हम विजय की पताका लहराने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं।
ये हमारा रिकॉर्ड रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम स्वयं को खड़ा करते हैं, अपनी गलतियों को हम कहां चूके उसका आत्मावलोकन करते हैं। हम ईवीएम को दोष नहीं देते, हम निर्वाचन आयोग को दोष नहीं देते, हम अपना आप पसमंदा करते रहे, आप पसमंदा करते रहे। एक सेकंड सुनिए, आप पसमंदा करते रहे। मुस्लिम वोट एन ब्लॉक कांग्रेस पार्टी को बढ़ा है, मुस्लिम वोट एन ब्लॉक कांग्रेस पार्टी को बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी की गिनती 5-6% से ऊपर शुरू हो जाती है, फिर वहां से या विपक्ष की गिनती शुरू हो जाती है। बंगाल में ममता को पड़ता है, बंगाल में ममता को पड़ता है, कर्नाटक में कांग्रेस को पड़ता है, क्या करेगा? और महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी और कांग्रेस को पड़ेगा, अब सेना को भी पड़ेगा वो वोट, मतलब उद्धव गुट को भी पड़ेगा। तो आपकी तो गिनती वहां पे खेल ही आपका वहां पे बिगड़ जाता है। लेकिन जो मूल आपका तो खेल ही वहां बिगड़ जाता है ना। इस बार का भी नहीं, मैं आता हूं आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। मैं पहली प्रतिक्रिया ले ली आपसे, अजय उपाध्याय आपकी बात भी आऊंगा, लेकिन अब तो बात यहां जो है आगे बढ़ती। जी आप अपनी बात को रख लीजिए 15 सेकंड। प्रेम शुक्ला 15 सेकंड, जो 15 सेकंड। 36% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी का कायम रहा। सिर्फ जो जनता दल सेकुलर का वोट है वो जो शिफ्ट हुआ है कांग्रेस को, और वोट कौन सा है? एसडीपीआई पीएफआई का वोट उनको गया है, लव जिहाद के समर्थकों का वोट उनको गया है, ये सत्य है। अब जो है शेष लोगों को सोचना है कि लव जिहादियों के समर्थकों के साथ रहना कि नहीं रहना है, और हम कहां चूके, हमको भी अपनी रणनीति परिवर्तन करना है, ये निश्चित है। चलिए, कहते हैं ना जो जीता वो चाणक्य, मैं तो सिकंदर नहीं बोलता, जो जीता वो चाणक्य और जो हारा वो हार गया। लेकिन मैं सीधा रुख करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम, इस जीत के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आई हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक जिम्मेदारी यही आई है कि मुस्लिम समाज अब खुल के डिमांड कर रहा है कि हमारा डिप्टी सीएम दीजिए। हमने एन ब्लॉक वोट डाला है कांग्रेस पार्टी को, हमारा डिप्टी सीएम भी होना चाहिए, हमारे 5 मंत्री भी होने चाहिए। लेकिन आप 24 में उलझे पड़े हैं अभी, आपको लग रहा है कि यहां से बस 24 पकड़ लें किसी तरह। अमीश देवगन जी, पहली बात यह है, आपका जो सवाल है और वो सवाल ही क्लियर नहीं हो रहा। आप एक तरफ 24 की बात कर रहे हैं, फिर मुस्लिम्स के डिमांड की बात कर रहे हैं, फिर प्रेम शुक्ला जी से जो सवाल कर रहे थे वो उनका जवाब भी मैं सुन रहा था। पहली बात तो मैं प्रेम शुक्ला जी के जवाब पर कहना चाहूँगा कि प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे थे कि हमारी जो हार है ये कई बार हुई है, लेकिन हम हार के बाद दोबारा ताकतवर होकर उभरे हैं। बिल्कुल ठीक है, हार के बाद दोबारा ताकतवर होकर आदमी उभरना चाहिए, आपको भी उभरना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी उभरना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी लगातार हार रही है बहुत दिनों से, लेकिन कर्नाटक की विजय जो है, उत्तर में हिमाचल की विजय और दक्षिण में कर्नाटक की विजय, ये कांग्रेस की उपलब्धि है और आपकी हार है। अब आप कह रहे हैं कि हमने अपना वोट परसेंटेज जो है, वोट शेयर बरकरार रखा, तो ठीक है, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका वोट शेयर बरकरार रहे और जीतती कांग्रेस रहे। कांग्रेस ऐसे ही जीतती रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा पॉइंट आया अमीश देवगन जी का कि भाई मुस्लिम्स डिमांड कर रहे हैं कि उनका डिप्टी सीएम होना चाहिए, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। जब वोट दिया तो वो डिप्टी सीएम मांगेंगे, अगर वो, इसमें क्या बुरी बात है? मुसलमान कोई अंतरिक्ष से थोड़ी आते हैं, मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, वोटर हैं। तो हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करने वाली जो बात है, मुझे तो लगता है ठीक नहीं है। देश ने, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सब लोग साथ थे, तो हिंदुओं का, मुसलमानों का, सबका बराबर का योगदान है। तो जो मुसलमान हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत की संस्कृति सभ्यता को अपनाते हैं, भारत को अपना देश मानते हैं, भारत के वोटर हैं, तो वो अगर वोट देते हैं तो उन्हें अपने एमएलए चुनने का अधिकार है। और अगर उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, कांग्रेस पे भरोसा जताया है, तो कांग्रेस पार्टी को उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। होम मिनिस्टर भी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं होम मिनिस्टर हमारा होना चाहिए और डिप्टी सीएम हमारा होना चाहिए। हाँ अमीश देवगन जी, मांग करने का अधिकार तो सबको है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व क्या फैसला करता है। वहाँ चीफ मिनिस्टर का फैसला होने वाला है, चीफ मिनिस्टर के साथ साथ डिप्टी सीएम कौन होगा, होम मिनिस्टर कौन होगा, ये उनका विशेष अधिकार है। जब वो एक वर्ग है, एक कोई भी सेक्टर है, अगर वो डिमांड करता है तो डिमांड करने पर तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए अमीश देवगन जी। अब कल को आप डिमांड करो देश में कुछ, तो उसमें मैं थोड़ी कहूंगा कि आप डिमांड मत करो, देना न देना वो अलग बात है। मैं कोई डिमांड करूं तो आप उसे रोक आपकी क्या नहीं आपकी क्या राय है? उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? डिमांड करने का आपकी क्या राय है? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल।
बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनको मिनिस्टर उनके कोटे से बनना चाहिए, उन्होंने वोट दिया तो उनको मिलना चाहिए। ओके ओके ओके। प्रेम शुक्ला भी इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, शादाब चौहान भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन सुब्राष्ट्रा आपका कमेंट क्या है? क्या आपको लगता है जो 24 की बात हो रही है और जो मुस्लिम डिप्टी सीएम की बात हो रही है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया, योर फर्स्ट रिएक्शन? ये तो पुनरावृत्ति है उसी कालखंड की जिस कालखंड में देश का विभाजन हुआ था। ये जो डिबेट्स हैं, मैं पहले से भी कहती आ रही हूं आमिर जी कि जिस तरीके से हमारे देश में सांप्रदायिक डिबेट्स तीखी हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं 1920 की याद दिलाती हैं। तो इस पे ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्ति क्या दे सकता है? आपने जिस तरीके से माहौल बनाया देश में, एक ऐसा सांप्रदायिक माहौल तैयार हुआ जहां पर कोई सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहा था, और वो वोट बैंक की बात करते करते पॉलिटिकल पार्टीज बनी जो कि आज छाती ठोक कर ये कहती हैं, सेक्युलर देश में ये कहने की हिम्मत होती है उनकी कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, हम मुसलमानों की पार्टी हैं। और इसको सिर्फ वैचारिक शह नहीं मिला, इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज इलेक्टोरल शह मिलता रहा, चुनावी शह मिलता रहा। तो ये उसका परिणाम है। आगे क्या होने वाला है, आगे कैसे इसको कंटेन किया जा सकता है, ये तो भविष्य के गर्भ में वो चीज है। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, इस मामले को तूल देना बहुत जरूरी है, और इस मामले पर बृहद परिचर्चा टेलीविजन डिबेट के अलावा वैचारिक समूहों में होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्ण ठीक है, सुब्राष्ट्रा होल्ड ऑन, आचार्य प्रमोद कृष्ण शायद जी अशाप रिबटल, आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए, मैं शुभरास्ता जी को सुन रहा था, मैंने सबको सुना, लेकिन मैं आपसे अमीश जी आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूं कि इस देश का राष्ट्रपति मुसलमान नहीं रहा क्या? कितनी बार मुसलमान रहे इस देश के राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति मुसलमान हो सकता है, फखरुद्दीन अली अहमद साहब रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे, कलाम साहब रहे। इस देश का उपराष्ट्रपति मुसलमान हो सकता है, इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुसलमान हो सकता है, इस देश में भारत का गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद रहे, वो मुसलमान हो सकता है। तो किसी राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर होना किसी मुसलमान का गुनाह कैसे हो सकता है? ये हिंदू मुसलमान की जो बात है, ये अब तो चुनाव चला गया, अब क्यों की जा रही है? और जहां तक रहा कि सेक्युलर देश है और सेक्युलर देश नहीं है, तो शुभरास्ता जी आज ये कह रही हैं कि सेक्युलर देश है, तो बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको कि कम से कम आप मानते हैं कि देश सेक्युलर है। लेकिन मेरा निवेदन है कि इस देश में आप ये इल्जाम जो लगा रही हैं कि ये ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति, इसे धर्म की राजनीति करना नहीं कहते हैं, ये तो उनका हक है। अगर हक की मांग कोई करता है तो लेकिन वो हक वोट के आधार पे मांगा जा रहा है ना, वो हक वोट के आधार पे मांगा जा रहा है ना, वो कहा जा रहा है कि हमने इतनी सीटें दिलवाई इसलिए आप हमें दीजिए। डेमोक्रेसी के अंदर सब कुछ वोट से ही तय होता है, डेमोक्रेसी में सब कुछ वोट से तय होता है अमित जी। वोट से ही सरकार बनती है, वोट से विधायक बनते हैं, वोट से सांसद बनते हैं, वोट से मुख्यमंत्री बनता है, वोट से प्रधानमंत्री बनता है, सब वोट से होता है। तो अगर वोट से ही बिल्कुल वो कह रहे कि बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए, आदर्श रूप में तो मुस्लिम सीएम ही होना चाहिए क्योंकि सरकार ही हमारी वजह से बनी है। शफी सादी ने बोला कि सरकार ही हम लोगों की वजह से बनी है, आदर्श रूप में तो सीएम हमारा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा वोट नहीं मिलता तो कांग्रेस का शासन ही नहीं आता, कर्नाटक के अंदर इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। सुब्राष्ट्रा, सेकुलर देश है तो मुस्लिम डिप्टी सीएम बन सकता है, होम मिनिस्टर भी बन सकता है, डिमांड तो हो ही रही है। शोएब जमाई डिमांड कर रहे हैं कि आरोप लगाया गया कि मैंने जिस तरह से लंपटों ने जिस लड़की को मुस्कान के साथ जो करा था उनको घसीट के पकड़ना चाहिए। अब आमिर जी, एक तो मेरे पर इल्जाम लगा कि मैं देश को सेक्युलर नहीं मानती और आज मान रही हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहती हूं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन जब तक हमारे संविधान में संशोधन नहीं होता है और ये सेक्युलर शब्द नहीं हटाया जाता है, तब तक ये देश सेक्युलर है और मैं इसको क्यों नहीं मानूंगी? मैं इस देश की नागरिक हूं। लेकिन ये जो मोहम्मद अली जिन्ना वाला तर्क दिया जा रहा है कि इस देश में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे डिसाइड होगा, ये तर्क गलत है। आज लोग हवाला दे रहे हैं कि हमारे यहाँ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट रहे, हमारे यहाँ हमने इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। बात उसकी नहीं है आचार्य जी। आप मुझे बताइए कि क्या अब्दुल कलाम ने इस बेसिस पे नेगोशिएट किया था कि आप मुझे प्रेसिडेंट इसलिए बनाओ कि मैं मुसलमान हूं? मैं बार बार कह रही हूं, ये जो आज की भाषा है और ये जो तेवर है, ये 1920 का तेवर है, जब हमारे देश में विभाजन की नींव डाली जा रही थी। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात आमिश जी, अगर ये कहा जा रहा है कि मुसलमान
एक तो मुझे ये बोलने में भी खराब लगता है कि हिंदू या मुसलमान सिर्फ अपने नंबर के हिसाब से डेमोक्रेसी में चीजें डिसाइड करें, तो फिर अगर ये 80% तो होता ही है करने पर उतारा नहीं, ये तो होता ही है। कर्नाटक के अंदर वोकालिंगा अलग था, वोकालिंगा अलग था, लिंगायत अलग था, दलित अलग था, एससी अलग था, ओबीसी अलग था, ब्राह्मण अलग था, दूसरी तरफ तो मुसलमान ही था ना। ये तो होता ही है। अच्छा आप यूपी आ जाइए, दलित अलग, यादव अलग, राजपूत अलग, ठाकुर अलग, ब्राह्मण अलग, अरे यहां तक तो ओबीसी के अंदर सैनी मौर्य अलग कर देते हैं ये लोग।